नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्वटेक टीचिंग में। और आज हम कक्षा 9 की विज्ञान विषय के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ते हैं। इसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पदार्थ कैसे कहते हैं। तो पदार्थ क्या है? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान और आयतन होता है, पदार्थ कहलाती है। जैसे लकड़ी, स्टील, जल, वायु। तो हमारे आसपास के जो जितने भी ऐसे जो भी वस्तु जो क्या है, जिसमें जो है द्रव्यमान हो, आयतन हो और स्थान घेरती हो, वो सब क्या कहलाते हैं? पदार्थ। ठीक है। अब देखते हैं पदार्थ की भौतिक प्रकृति क्या होती है। तो पदार्थ जो है कणों का बना होता है। ठीक है। दूसरा नंबर होता है पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें नग्न आंखों से देखना असंभव है। तो पदार्थ जो है कैसे बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता है। देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप को जो है जो स्ट्रक्चर होता है उससे हम उसे देख सकते हैं। तीसरा है पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहते हैं। ठीक है। तो पदार्थ क्या है? उसके जो बहुत से छोटे कणों से मिलकर बना होता है और फिर जो कि क्या हमेशा गतिशील रहते हैं, स्थायी नहीं रहते हैं ना। जैसे इत्र या अगरबत्ती की खुशबू का पूरे कमरे में फैलना। ठीक है। आप अगरबत्ती या परफ्यूम लगाते हैं तो आप देखते हैं कि वो परफ्यूम जो है हमारे चारों ओर फैल जाता है आसपास, है ना, या पूरे कमरे में इसकी जो महक हो जाती है। और इसी तरह से चौथा पॉइंट हम देखते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है। तो पदार्थ में कण होते हैं, उनके बीच जो है एक बल कार्य कर रहा होता है, जिसे बोलते हैं आकर्षण बल। और उस आकर्षण बल का नाम दे दिया है अंतराणुक आकर्षण बल। ठीक है। अंतराणुक आकर्षण बल। ठीक है। और अणुओं के बीच में जो दो अणुओं के बीच में रिक्त स्थान होता है, उसको बोलते हैं अंतराणुक स्थान। ठीक है। अभी देखते हैं डायग्राम की हेल्प से। देखिए, मान लीजिए कोई पात्र है, उस पात्र में हमने कोई जो है गैस भर ली। ठीक है। या कोई हमारे पास पदार्थ है, वो जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना एक है उसके कण है। ठीक है। और ये कण जो है लगातार गतिशील है। तो दो कण, एक कण ये है और एक ये, इन दो कणों के बीच की जो खाली जगह है उसको बोलते हैं अंतराणुक स्थान। ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो बल कार्य कर रहा है, आकर्षण बल, उसे बोलते हैं अंतराणुक आकर्षण बल। ठीक है। और इसी बल के कारण पदार्थ के कण एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। ठीक है। तो ये जो कण जो है एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं? बंधे रहते हैं। ठीक है। तो दो कणों के मध्य की दूरी उसे अंतराणुक स्थान कहते हैं, ये जो जगह रहती है। और दोनों कणों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसे अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं। और पदार्थ के कण हमेशा जो है गतिशील रहते हैं। जैसे ये दिखा रखा है एरो से हमने कि ये जो कण है कंटिन्यू जो है वाइब्रेशन कर रहे हैं, यानी गति कर रहे हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। देखते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ को जो है, पदार्थ के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ के भौतिक गुणों पर आधारित वर्गीकरण ये क्या है? भौतिक गुणों पर आधारित है। तो कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण पदार्थ को मुख्यतः 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो पहला है ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था, तीसरा गैसीय अवस्था। अब हम इन तीनों को एक एक करके जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है पदार्थ की ठोस अवस्था। तो पदार्थ की ठोस अवस्था किसे कहते हैं, ये जानते हैं। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका निश्चित आकार तथा आयतन स्थिर होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक है। तो पदार्थ की कैसी अवस्था? ऐसी जिसमें एक निश्चित आकार होगा और उसका आयतन स्थिर होगा। ऐसा नहीं कि उसके आयतन को चेंज कर दें, ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे, और इसको दूसरी तरह से भी हम जो है लिख सकते हैं कि ठोस पदार्थों में अंतराणुक आकर्षण बल काफी मजबूत होता है, जिससे वे एक दूसरे से मजबूती से बंधे रहते हैं। ठीक है। तो ऐसा पदार्थ जिसमें जो उनके बीच में बल कार्य कर रहा होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, जिससे वो जो है एक दूसरे से बंधे रहते हैं। ठीक है। और इसके गुण क्या होते हैं? सामान्य गुण। ठोस पदार्थ के सामान्य गुण को देखते हैं। तो इसका जो आकृति और आयतन है वो क्या रहता है? निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। उदाहरण पुस्तक, रबर बैंड, चीनी और नमक, मेज, कुर्सी, जितना भी देख रहे हैं आप, पुस्तक है या इसके जो आकार है, आकृति है, वो निश्चित होती है। आयतन भी निश्चित रहता है। ठीक है। और रबर बैंड है, रबर बैंड पर जो है आकार भी निश्चित होता है ना, और जो आयतन भी
क्योंकि रबर बैंड को खींचेंगे, छोड़ने के बाद फिर वो अपनी जगह वही जो है आकृति में आ जाता है। चीनी है, नमक है, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये ठोस पदार्थ है और इनकी आकृति और आयतन निश्चित होता है। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट में देखते हैं घनत्व। तो ठोस पदार्थ का घनत्व कैसा होता है? पहले सबसे पहले जो देखते हैं घनत्व किसे कहते हैं। तो पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं कि एक जो है कोई आयतन है, एकांक आयतन है, और उसके अंदर जो द्रव्यमान रहता है उन दोनों का जो है क्या अनुपात, उसी को क्या बोलेंगे, घनत्व। तो ये जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन, और इसकी इकाई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ऐसा ही मात्रक होता है घनत्व का, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो अब देखते हैं घनत्व, ठोस पदार्थ का घनत्व कैसा आता है। ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है, क्योंकि अंतराअणुक बल मजबूत होने के कारण कण एक दूसरे से मजबूती से सटे रहते हैं, ठीक है। तो इसका जो ठोस पदार्थ है उसका घनत्व कैसा रहता है, हाई रहता है, क्योंकि इनके बीच में जो अंतराणु का आकर्षण बल जो काम कर रहा होता है वो मजबूत होता है, और जिससे एक दूसरे से जो कण है वो सटे रहते हैं। अब बात करते हैं द्रव्यांक और क्वथनांक। तो ठोस पदार्थ के द्रव्यांक और क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं। चलिए जानते हैं द्रव्यांक यानी मेल्टिंग पॉइंट को। तो वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है, ठोस पदार्थ का द्रव्यांक कहलाता है। मतलब कोई जो है ठोस पदार्थ है और वायुमंडलीय दाब हम रखते हैं, जैसे कि हमारा कमरे का ताप है, वो दाब है, और हम क्या करें कि जो है ठोस को हम गर्म करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो है किस ताप पर द्रव अवस्था में बदल रहा है। तो वही इसमें लिखा है, वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है, ठोस पदार्थ का द्रव्यांक कहलाता है। जैसे कि बर्फ, ठीक है, बर्फ का जो है जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हो जाता है। और ऐसे ही हम देखते हैं कि जो है क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक क्या है, वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है, द्रव का क्वथनांक कहलाता है। तो हम जैसे कोई पानी लिया, तो पानी को हम धीरे धीरे गर्म करना शुरू करते हैं और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जिसमें क्या होता है, वो उबलना शुरू कर देता है। तो जिस ताप पर वह उबलता है उसी ताप को हम बोलते हैं उसका क्वथनांक, ठीक है। तो द्रव का क्वथनांक क्या होता है, जिस पर वह उबलना प्रारंभ करता है। तो हम देखिए हमारे पास कोई द्रव है वायुमंडलीय दाब पर, जैसे कमरे में हमने जो है पानी गर्म करते हैं उसी को वायुमंडलीय दाब बोलेंगे, और उसे जब गर्म करना शुरू करते हैं तो द्रव उबलना शुरू करता है। तो जिस ताप पर उबलता है उस ताप को ही क्या बोलेंगे, उस द्रव का क्वथनांक कहेंगे, ठीक है। तो ये था द्रवणांक और क्वथनांक जो कि दे रखा है। तो जो ठोस होते हैं तो ठोस पदार्थ के द्रव्यमान और क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसके पॉइंट पर चलते हैं। चौथा पॉइंट है ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। तो ठोस पदार्थ कैसा होता है, हार्ड होता है और रिजिड होते हैं, आसानी से आप उन्हें दबा नहीं सकते, है ना, ठीक है। ठोस पदार्थ असंपीडीय इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो असंपीडीय मतलब उसे अगर आप हाथ से दबाना चाहें तो नहीं दबा सकते। जैसे आप गुब्बारा होता है, गुब्बारा को हाथ से दबा भी सकते हैं, या स्पंज होता है उसे दबा देते हैं। तो ये ठोस पदार्थ में ऐसी क्वालिटी नहीं होती कि आप कोई लोहे की वस्तु दी जाए जिससे जो है तो उसे क्या आप हाथ से दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते, ठीक है ना। तो ठोस पदार्थ असंपीडीय होते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती। आप ठोस पदार्थ बहा मतलब फ्लो, जैसे पानी होता है, पानी गिरने पर बहने लगता है, तो लोहा या स्टील या कोई भी लकड़ी का टुकड़ा क्या वो गिरने से बहता है, नहीं बहता ना। ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती। तो ये था ठोस पदार्थ, है ना। तो ठोस पदार्थ के बारे में उसकी जो कितने जो क्वालिटी हो सकती है तो उसके बारे में हमने यहाँ पे जाना। अब हम जानेंगे द्रव जो अवस्था, पदार्थ की द्रव अवस्था के बारे में। तो पदार्थ की द्रव अवस्था क्या है उसे देखते हैं। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, द्रव अवस्था कहलाती है। जैसे जल, तेल आदि। तो द्रव अवस्था क्या होती है, जिसका आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे पानी है, पानी को आप मान लीजिए 1 लीटर पानी है तो आयतन तो 1 लीटर निश्चित हो गया। अब जैसे क्या है, जिस बर्तन में भरोगे वो उसी का आकार ले लेता है, ठीक है। अगर चौकोर किसी बर्तन में ले रहे हो तो वो चौकोर का आकार ले लेगा। यदि आप जो है सिलेंड्रिकल बेलनाकार आकृति में उसे भरोगे तो बेलनाकार आकृति का जो है रूप ले लेता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि द्रव का आयतन तो निश्चित है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, ठीक है। और द्रव के सामान्य गुण देखते हैं।
तो उसके सामान्य गुण में पहला पॉइंट दे रखा है आकृति और आयतन। तो द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती, किंतु उसका आयतन निश्चित होता है। द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है उसी की आकृति प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, घनत्व। तो जो द्रव होते हैं उसका घनत्व कैसा होता है? तो द्रव का घनत्व सामान्यतः इसकी ठोस अवस्था की तुलना में कम होता है। तो ठोस में तो अधिक होता है, लेकिन उससे कम किसका होता है? द्रव का होता है। ऐसे ही हम देखते हैं संपीड्यता। संपीड्यता क्या होती है? द्रव की, तो द्रव प्रायः असंपीड होते हैं, तो द्रव को हम नहीं दबा सकते हैं। ठीक है, जैसे और इसी जो है प्रॉपर्टी पे ये जो है गाड़ियों में जो है हाइड्रोलिक जो ब्रेक होते हैं वो भी इसी पे काम करते हैं। पास्कल इसी गुण का जो है इसका इस्तेमाल किया है द्रव पे। ठीक है, तो द्रव प्रायः असंपीड होते हैं। देखते हैं द्रवणांक और क्वथनांक। तो द्रवों की द्रवणांक और क्वथनांक ठोस की तुलना में कम होते हैं। द्रवणांक मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो ठोस की तुलना में कम होते हैं। पांचवा पॉइंट है तरलता, फ्लूइडिटी। तो द्रव पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति होती है। जैसे फर्श पर जल का गिरना। यदि फर्श पर आपने देखा होगा पानी गिर जाता है तो वो क्या एक जगह रहता है? नहीं ना, वो सभी में फैल जाता है। तो उसी को बोलते हैं, फैलने को ही बोलते हैं तरलता या फ्लूइडिटी। तो द्रव पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति होती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं विसरण, डिफ्यूजन। तो पहले जानते हैं विसरण होता क्या है। तो विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं तथा ये गति मिश्रण के समरूप होने तक होती है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो दो द्रव होते हैं उनको अगर हम मिक्स करें तो वो क्या करेंगे, जब तक वो जो है पूरी तरह से मिल नहीं जाते वो क्या करेंगे कि जो है अपनी उसमें जो अणु होते हैं दोनों के वो गति करते रहेंगे और आपको एक ऐसी कंडीशन आएगी कि दोनों द्रव जो है एक रूप में आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पानी में आप जो है स्याही डाल दे, ठीक है, जैसे उजाला आता था, हाँ, तो उसकी बूंदे डालते थे तो पूरे जो पानी था वो कैसे नीला हो जाता था। तो ऐसे ही हम स्याही को ही हम लेकर देखते हैं कि जब जल में जो है जल में स्याही का मिलना, तो पानी में जैसे ही आप स्याही की बूंद डालेंगे तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि स्याही जो है पूरे पानी में मिल जाती है और उसका रंग नीला हो जाता है। ठीक है, तो उसमें देखते हैं द्रवों में परस्पर मिश्रित होने की प्रवृत्ति होती है क्योंकि इनमें बहने का गुण होता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? विसरण। तो विसरण में क्या होता है? पदार्थ के उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना और ये मिश्रण के समरूप होने तक होती रहती है। ठीक है, तो ये था मिश्रण। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं द्रव का जमना। तो द्रव का जमना क्या होता है? द्रव का ठोस में बदलना द्रव का जमना कहलाता है। जैसे पानी से बर्फ का बनना, तो ये क्या होता है? द्रव का जमना। आठवां पॉइंट वाष्पन, इवापोरेशन किसे बोलते हैं? वैसे ध्यान देखते हैं। ठीक है, तो इवापोरेशन यानी वाष्पन किसे कहेंगे? किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के ताप पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। आपने देखा होगा कि आपने आंगन में कोई जो है फर्श की धुलाई करते हैं तो वहाँ पानी रह जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं कि वो पानी वहां से गायब हो जाता है। तो क्या होता है? वो वाष्प बन जाता है और यही प्रक्रिया जो होती है धीरे धीरे पानी का जो है जब क्वथनांक से नीचे, क्वथनांक होता है जैसे पानी को गर्म कर रहे हैं और वो उबलना शुरू करता है, उससे पहले ही जो है पानी का वायुमंडल में धीरे धीरे उड़ना ही क्या वाष्पन कहलाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कपड़े जो होते हैं, आप कपड़े सुखाते हैं तो उससे कोई गर्म थोड़ी करते हैं, वो तो सूर्य की जो है ऊर्जा जो है लेता है, उसी से गर्म होता है और उसी से क्या होता है उसके अंदर जो पानी रहता है वो वायुमंडल में उड़कर चला जाता है। तो ये थाली से पानी का गायब होना, तो ये सब क्या होता है? वाष्पन। तो किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के ताप पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि वाष्पन किसे कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब पढ़ते हैं पदार्थ की तीसरी अवस्था या गैस की अवस्था। पदार्थ की गैसीय अवस्था के बारे में जानते हैं। तो गैसीय अवस्था किसे कहते हैं? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित हो, गैसीय अवस्था कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, जलवाष्प। तो इसमें क्या होता है? पदार्थ का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठीक है ना, उसका आयतन फिक्स नहीं होता। जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे में आप क्या हवा भरते हैं, फुलाते हैं, तो उसका जो है आकार क्या होता है? बदल जाता है और आयतन बदलता है। जितना साइज बढ़ेगा उसका आयतन ही जो है बढ़ेगा और उसका आकार ही बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि गैस की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, ना ही उसका आयतन निश्चित होता है। आपके गुण देखते हैं गैसों के सामान्य गुण। उस पहला है आकृति और आयतन। तो हम बता ही चुके गैस की ना तो कोई
निश्चित आकृति होती है और ना ही कोई निश्चित आयतन होता है। जिस बर्तन में भरा जाता है उसी बर्तन की आकृति और आयतन ग्रहण कर लेती है। ठीक है। अब घनत्व देखते हैं तो घनत्व कैसा होता है गैस का, तो ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों का घनत्व निम्न होते हैं। ठीक है। द्रव्यमान और क्वथनांक देखते हैं तो सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किसी गैसों के द्रव्यमान और क्वथनांक कमरे के ताप से कम होते हैं। ठीक है। तो इसका जो क्वथनांक और द्रव्यमानक है वो क्या है, वायुमंडल दाब पर कमरे के ताप से कम होते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट इसका देखते हैं चौथा पॉइंट, संपीड्यता। संपीड्यता गैसों की संपीड्यता बहुत अधिक होती है। संपीड्य कंप्रेस हम दबा सकते हैं, गुब्बारा है तो उस गुब्बारे को हम दबा सकते हैं ना। तो यही क्या होता है, संपीड्यता। और इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, 5वें नंबर को। 5वां गैसों का मिश्रण। तो गैस कणों के परस्पर मिश्रित हो जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को गैसों का मिश्रण कहते हैं। ठीक है। ये प्रक्रिया गैस के घनत्व पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है। जैसे उदाहरण है, इत्र परफ्यूम की सुगंध का वायु में मिश्रित होकर पूरे कमरे में फैलना। तो ये किसका उदाहरण है, मिश्रण का, गैस के मिश्रण का। छठा पॉइंट देखते हैं, गैसों का संघनन। तो गैसों का संघनन कैसे कहते हैं, पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तन गैस का संघनन कहलाता है। तो संघनन किसे कहते हैं, कि जो है जो गैसीय अवस्था होती है, सब भाप होती है, वाष्प, वाष्प का जो है ठंडा होकर किसमें, द्रव अवस्था में, पानी की बूंदों में बदलना ही क्या कहलाता है, संघनन। तो द्रव गैस से द्रव में बदलना, उसी को बोलेंगे गैसों का संघनन। उदाहरण, ठंडे पात्र जैसे बर्फ से भरा गिलास, ठीक है, ये बाहरी सतह पर जल वाष्प का ठंडा होकर बूंद के रूप में बदलना। तो आपने देखा जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल रहती है ठंडी रहती है, तो आप देखते हैं उसके चारों ओर छोटी छोटी या पानी की जो है बूंदे दिखाई देती हैं। तो वो क्या होती हैं, जो वायुमंडल में जल वाष्प होती है, वो जब वायु उस बोतल से टकराती है तो जल वाष्प जो है, जो गैस के रूप में होती है, वो ठंडी उसके संपर्क में जैसी बोतल की आती है तो जो है उससे जो है ठंडी होकर उस पर जो है धीरे धीरे संघनित होना शुरू कर दी, जिससे हमें दिखाई देता है कि पानी जो है उस बोतल के चारों ओर दिखाई देता है। ठीक है। तो ये था संघनन। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है गैस का दाब। तो गैस का दाब क्या होता है, बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल गैस के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। तो जिस बर्तन में भरा जाता है उस बर्तन की एकांक यानी यूनिट आयतन पर, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा जो बल लगाया जाता है उसी को बोलते हैं दाब। गैस का दाब। तो दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, पास्कल। याद रखना, दाब का ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल, और पास्कल को हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। एक पास्कल बराबर क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दाब का ऐसा ही मात्रक में आप या पास्कल बताएंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बताएंगे। तो एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है, 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल के। तो ये वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये था गैस के बारे में। तो आज हमने जो है ठोस को जाना, द्रव को जाना और गैस अवस्था को जाना। ठीक है, पदार्थ की। तो यही आज इतना ही सीखते हैं। तो आज हमने इतना सीख लिया, पदार्थ क्या है, पदार्थ के रूप क्या है, तो ठोस, द्रव, गैस के बारे में जाना और उसके गुणों के बारे में जाना। चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।